ओके, सवाल नंबर 4। तो हम लोग बुक पढ़ रहे हैं सक्सेस एंड हैप्पीनेस। ओके, सफलता और खुशियों के 10 सवाल। तो हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं और अब सवाल आता है सवाल नंबर 4, जिसमें है पैसा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे पैसों से रिलेटेड, पैसों के बारे में जो इस स्टोरी में चल रहा था, जो ये सवाल लिख रहे थे अपने। उसके बाद में फिर उन्होंने जो तिवारी सर थे, तिवारी सर ने उस टॉपिक को पूरा क्लियर किया। ठीक है, फिर उनको पूरा एक्सप्लेन किया और एक्सप्लेन करने के बाद उन लोगों को सारी चीजों को डिटेल में बताया कि ये सारी चीजें कैसा और कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में किया था। ठीक, चलिए सवाल नंबर 4 ध्यान से सुनेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं आज की। या तो आप अपने पैसे को कंट्रोल कर लीजिए या फिर पैसे की कमी आपको कंट्रोल करने लगेगी। ठीक है, ये किसने कहा है? ये डेव रामसे ने कहा है। ठीक है, ये इन्होंने कहा था कि या तो आप अपने पैसों को कंट्रोल कर लीजिए, मतलब ये कंट्रोल आपके ऊपर है। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने पैसों को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। और या तो फिर दूसरा उन्होंने कहा है कि पैसे की कमी आपको कंट्रोल करने लगेगी। अगर किसी के पास पैसों की कमी होती है, ठीक है, तो उनको कोई भी चीज की चाहत होती है, हमें ये खरीदना है, वो खरीदना है, तो फिर वो उसको वहीं पर रोक देते हैं और ये कह करके कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो उनका वहीं पर हो जाता है। अब वो ज्यादा पैसे उन सारी चीजों को खरीदने में नहीं लगा सकते क्योंकि उनके पास पैसे लिमिटेड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बिना पैसे अपने और अपने परिवार के लिए खुशियों को पाना नामुमकिन है बिल्कुल सही बात है ना, कि बिना पैसों से आप अपने परिवार के लिए खुशियों को नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि पैसा ही सबसे बड़ी चीज होती है। बाकी तो हमने बहुत सारी चीजें भी सुनी है और ये हकीकत में भी है कि एक रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, प्यार मोहब्बत अच्छा होना चाहिए, आपके परिवार वालों के बीच में खुशियां होनी चाहिए। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि पैसों के बिना आप कितनी खुशियां लेकर आ पाओगे, आप पैसों के बिना क्या क्या चीजें आप खरीद सकते हो, ये भी बिल्कुल संभव नहीं है। तो तिवारी सर जी यहाँ पर बातें बता रहे हैं कि मैं सोच में पड़ गया था कि आखिर सर ने इनके पहले के 3 सवालों को क्यों छोड़ दिया। कुछ सवाल थे जो पहले के 3 सवाल उन्होंने छोड़ दिए थे। शायद सर ने मेरी सोच को पढ़ लिया था, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, दुनिया भर के अधिकतर रिश्ते इसलिए खराब होते हैं क्योंकि वहां या तो पैसों की कमी होती है या फिर पैसों को लेकर ईमानदारी नहीं रखी जाती है या फिर पैसे का सम्मान नहीं किया जाता है। ये बहुत सारी चीजें होती, बहुत सारी बातें होती हैं। ठीक, पैसे बढ़ाने के नियम को समझना होगा। अब पैसों को किस तरह से बढ़ाया जाता है उसके नियम को समझना होगा कि पैसे ऐसे नहीं आते। पैसे का सम्मान करना होगा और तुम्हें पैसों को अपना गुलाम बनाना होगा। तो पैसों को कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन उसको संभाल के कैसे रखें और क्या किया जाए कि पैसे हमारे पास और भी ज्यादा आने लगे। मैंने सवाल किया, पैसे को गुलाम बनाना होगा। ठीक है, तो ये इनका सवाल था। इन्होंने कहा कि पैसे को गुलाम बनाना होगा, एक क्वेश्चन मार्क था, वो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। सर ने कहा हाँ, पैसे को गुलाम बनाना होगा। तुम्हें समझना होगा कि पैसा कभी भी तटस्थ नहीं हो सकता, न्यूट्रल नहीं हो सकता। अगर आपके पास भी पैसे हैं तो क्या पैसा कभी एक ही जगह पर रुका हुआ रहता है? क्या पैसा कभी न्यूट्रल है एक ही जगह पर? अपनी तिजोरी में या पर्स में कहीं पर भी हमने जितना पैसा रखा है क्या उतना ही रहेगा? नहीं होता, कहीं ना कहीं कितने भी पैसे खर्च होना ही है। या तो पैसा मालिक की तरह लोगों को गुलाम बनाता है या फिर पैसा गुलाम बनकर रहता है। जब लोग पैसे को अपना मालिक बना लेते हैं, ठीक है, जब लोग पैसों को अपना मालिक बना लेते हैं तो वो पूरी उम्र दुखी, निराश और हताश रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब लोग पैसे को अपना गुलाम बनाते हैं, उनके लिए अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल करना बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ 2 तरीके की बातें हैं। ठीक, फिर मैंने फिर से सवाल किया, सर आपने ये भी कहा कि पैसों का सम्मान करना होगा और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पैसों को गुलाम बनाना होगा, है ना? पैसों का सम्मान करना होगा और दूसरी तरफ है पैसों का गुलाम बनाना होगा। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो ये दो तरफा, दोनों तरफ की बातें की है। ये दोनों एक साथ कैसे कर सकते हैं, ये सवाल उन्होंने पूछा। जिसका हम सम्मान करते हैं उसे गुलाम कैसे बना सकते हैं? ये बात भी बिल्कुल सही है ना? यहाँ पर क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, ये सब एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है,
गोविंद यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं किससे, तिवारी सर जी से, कि ये दोनों काम एक साथ कैसे हो सकते हैं भाई, हम पैसों का सम्मान भी करें और पैसों को अपना गुलाम भी बनाए, कैसे पॉसिबल है ये। ठीक, फिर सर ने जवाब दिया था कि पैसे को गुलाम बनाने का राज यही है कि आपको पैसों का सम्मान करना होगा। ठीक है, हम सभी को पैसों का सम्मान करना होगा। जब आप पैसे का सम्मान करने लगते हैं तो पैसा अपने आप ही आपका गुलाम हो जाता है, और जब आप पैसे का अपमान करने लगते हैं तो पैसा आपका मालिक बन जाता है ना। मेरी सूरत पर बड़ा सा प्रश्न चिन्ह देखकर सर बोले, रुको तुम्हें उदाहरण से समझाता हूँ। ठीक है, अभी भी इन्हें समझ में नहीं आया था, और शायद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एक बार में समझ में नहीं आया होगा, है ना, कि पैसों का गुलाम बनाना और पैसों का सम्मान करना ये किस तरह से, हम किस तरह से करें। ठीक है, फिर उसके बाद सर ने सवाल किया, चलो मान लो कि तुम्हें आज आज कहीं से एक बड़ी रकम मिल जाती है। ठीक है, ये आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर गोविंद की बात रखी गई है, यहाँ पर आप अपने बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, चलो मान लो कि तुम्हारे पास आज कहीं से एक बड़ी सी रकम मिल जाती है। ठीक है, जिस पर तुम्हारा अधिकार है, तुम इस पैसे को चाहे वो कर सकते हो, तो तुम क्या करोगे। ठीक है, पैसे का जो चाहे वो कर सकते हो, आपके पास पैसे आए हैं, अब आपकी मर्जी कि अब आप पैसों का क्या कर सकते हो। ठीक है, कहाँ आपको खर्च करना है ये आपकी मर्जी है। फिर मैंने कहा, श्रेया को मैंने बहुत दिनों से कोई नए कपड़े नहीं दिलाए, उसे कपड़े दिलाऊंगा। ठीक है, तो गोविंद ने क्या कहा, अब बात आती है कपड़ों की। ठीक है, उसका गोविंद का ये मानना था कि श्रेया को, मतलब श्रेया उसकी वाइफ थी, उसे कहा कि मैंने श्रेया को काफी दिनों से कपड़े नहीं दिलाए, तो जितने पैसे मुझे मिले हैं मैं ये कपड़े किसको, श्रेया को दिलवाऊंगा। ठीक है, जयन के लिए अच्छे कपड़े लूंगा, अब उसके बच्चे के लिए भी कपड़े चाहिए हैं, माँ बाबूजी के लिए भी कपड़े पुराने हो चुके हैं, उनके लिए भी मुझे कपड़े खरीदना है, उनको कुछ नए कपड़े दिलाऊंगा। अगर पैसे बच जाते हैं तो श्रेया को घुमाने के लिए ले जाऊंगा। जैसे सर को मुझसे इसी जवाब की उम्मीद थी। ठीक, तुम्हारी बातों को सुनकर यही लगता है कि तुम तब तक नहीं रुकोगे जब तक पैसे खर्च ना हो जाए। ठीक, और यही सोच तुम्हें पैसे का गुलाम बना देती है, और ये सोच सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, दुनिया में अधिकतर लोगों की है, और यही वजह है कि दुनिया में अधिकतर लोग पैसों के गुलाम हैं, और वो अपनी पूरी जिंदगी परेशान ही रहते हैं। और इतना ही नहीं होता, कई बार लोगों के कंधे पर कर्ज होता है, लेकिन जब उनको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिलता है तो वो अपना कर्ज उतारने के लिए कोशिश नहीं करते, बल्कि वो ये मान लेते हैं कि हम तो कर्ज से बाहर निकल ही नहीं सकते, तो क्यों ना जो पैसे मिला है उसे उससे थोड़ा बहुत खुश हो लें, है ना, कि जितना पैसा हमको मिला है हम उसी से थोड़ा बहुत खुश हो जाते हैं। इसलिए कई बार लोग एक्स्ट्रा पैसे मिलने के बाद भी कर्ज से बाहर नहीं निकलते हैं, बल्कि और कर्ज में डूब जाते हैं। तुम बताओ, ये पैसे का अपमान करना नहीं तो फिर क्या है ना, ये सर जी ने कहा है। सर ने अपनी बात को जारी रखी, अब मान लो पैसे खर्च करने के बाद तुम्हें किसी भी जरूरी काम के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो फिर तुम क्या करोगे। ठीक, तब तुम लोगों के पास जाओगे, उनसे पैसे मांगोगे, उस पैसे के बदले तुम्हें उन लोगों के सामने झुकना होगा, और इस तरह तुम पैसे के गुलाम बन जाओगे। तो ये होती है गुलामी। वासु और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। ठीक है, वासु और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, और हमें समझ आ गया कि हम दोनों भी कई बार यही गलती करते हैं। अब इनको अपनी गलती का एहसास हो गया। कई बार हम दोनों ही अपने अपने कामों में ओवर टाइम करके ज्यादा पैसे कमाते थे, और मैं परिवार को खुश करने के लिए ओवर टाइम करके कमाए उस पैसे को खत्म कर दिया करता था, और वासु अपने पैसे खर्च कर देता था श्रेया, जयन और माँ बाबूजी की गैर जरूरी चाहतों पर भी, मतलब उनको जो भी चीजें चाहिए होती थी उस पर भी पैसे खर्च कर देते थे। अब तक वासु सीरियस हो चुका था, और उसने सवाल किया, सर ये तो पैसे का गुलाम बनने वाली बात हुई, लेकिन पैसे को गुलाम बनाए कैसे। ठीक है, ये तो गुलाम बनने वाली बात हुई, लेकिन हम पैसों को गुलाम बनाए कैसे। अभी तक तो पैसों ने हमको गुलाम बना के रखा था। ठीक है, अब हम पैसों को कैसे गुलाम बना सकते हैं। वासु की बात से ये सर के चेहरे पर फिर से चमक आई, और बुआ भी वासु की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। ठीक, सर बोले,
जैसा मैंने बताया, पैसों को गुलाम बनाना है तो पैसों का सम्मान भी करना होगा। अब ये कैसे करना है वो भी उदाहरण देकर समझाता हूँ। चलो मान लो तुम्हें जो पैसे पहले मिले थे उसके साथ सिर्फ एक शर्त थी कि तुम इस पैसों को किसी ऐसे व्यक्तिगत कामों के लिए खर्च नहीं कर सकते जहां पैसे खर्च करना जरूरी ना हो। मतलब तुम इस पैसे से घूमने नहीं जा सकते, ठीक है। अब वो कुछ पैसों का उन्होंने हिस्सा कर दिया है कि कहाँ पर हमको पैसे खर्च करना है, कहाँ पर हमको पैसे नहीं खर्च करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो उसका परसेंटेज बना करके यहाँ पर बताया गया है कि आपको कितने परसेंट आपको खर्च करना है, ठीक। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है मतलब तुम इस पैसे से कहीं घूमने नहीं जा सकते, ठीक है, आप घूमने नहीं जा सकते। दूसरी बात है, होटल में खाना नहीं खा सकते, ठीक। तुम इस पैसे से कपड़े नहीं खरीद सकते और ना ही ऐसे कोई खर्च कर सकते हैं जो नहीं करोगे तो भी तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम चाहे तो इस पैसे को बैंक में रख सकते हो, तुम इस पैसे को स्टॉक में लगा सकते हो या किसी काम कारोबार में लगा सकते हो या फिर किसी को ब्याज दे सकते हो या कुछ और भी कर सकते हो जिससे तुम्हें पैसे पर और पैसा मिलने और मूलधन भी कभी खर्च ना हो, ठीक है। मतलब आपका मूलधन जितना है, जैसे 10,000 रुपए आपका है तो आपका 10,000 रुपए खर्च नहीं होगा। लेकिन अगर आपने किसी जगह पर लगाया, जैसे स्टॉक मार्केट में लगाया, आप स्टॉक में लगा सकते हो। दूसरी बात, आप किसी को ब्याज में दे सकते हो तो आपका पैसा और बढ़कर आपको मिलेगा। आपका मूलधन कभी आपका खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात इसमें बताई गई है कि मूलधन आपका कभी भी खर्च ना हो। रही बात खर्च करने की, तो इस पैसे पर तुम्हें ब्याज मिले या फायदे के रूप में जो पैसा मिले उसका आधा पैसे तुम अपनी मर्जी से कहीं भी खर्च कर सकते हो और बचा हुआ आधा पैसा मूलधन के साथ ही और पैसे कमाने के लिए लगा दो। आप उसमें से आधा पैसा कर लो और आधा पैसा अपने किसी और काम में, पैसे लगाने में या पैसे कमाने में लगा दो, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ कि ऐसे हालात में तुम्हें अगर कभी पैसों की जरूरत पड़ती है तो क्या तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत होगी? और क्या तुम्हें कभी किसी के सामने झुकने की जरूरत होगी? नहीं। वासु और मैंने एक स्वर में कहा, नहीं होगी, ठीक। जब आपके पास इतने सारे तरीके मिल जाएंगे, जब आपको पता है कि पैसे से पैसा कैसा बनाया जाता है और उसके लिए आप मेहनत अभी से करते हो, तो आने वाले समय में आपके पास जब पैसा डबल हो जाएगा तो आपको किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये वासु और इन लोगों को वासु और गोविंद को एक साथ समझ में आ गया था। ओके। सर बोले, बिल्कुल इस तरह से तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि तुम पैसों का सम्मान कर रहे हो और पैसा तुम्हारे इशारों पर नाचेगा। मतलब ये कि तुम पैसे के नहीं, पैसा तुम्हारा गुलाम होगा, ठीक। इस बात को आज तक वासु और मैंने कभी इस तरह से सोचा नहीं था। तो हम दोनों ही सर की बातों को सुनकर सोच में पड़ गए। सर ने फिर से बोलना शुरू किया, तुम्हें ये समझना होगा कि तुम अगर पैसों को अपना गुलाम बनाना चाहते हो तो तुम्हें उसे सम्मान करना होगा, ठीक। और पैसे पैसे का सम्मान होता है पैसों को बचाने से और उसे ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करने से जहां पैसों की बढ़त हो, ठीक। हम अभी भी सर की बातों को सुनने और समझने में लगे हुए थे और सर अपनी बातें कहते जा रहे थे। मतलब उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा था, वो सिर्फ सुन रहे थे और बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। तुम लोगों ने बचपन से लेकर आज तक कई बार ये सुना होगा कि पैसे का पेड़ नहीं होता, ठीक। पैसा पेड़ पर नहीं उगता। हमारे पास पैसे का पेड़ नहीं है जो पेड़ को हिलाए और पैसा मिल जाए। ये कहावत तो हमने भी बहुत सुनी है हमारी लाइफ में। हमने भी हमें भी हर कोई बोलता था कि देखो पैसा पेड़ पर नहीं उगता, ठीक है, पैसों का कोई पेड़ नहीं होता, पैसों को हिलाएंगे तो पैसे झाड़ से नीचे नहीं गिरेंगे। ये भी हमने बहुत सारी कहावतें सुनी थी। हम तीनों ने भी इस बात को सुनकर हाँ में मुंडी हिलाई और सर बोले, तुम तीनों भी अनजान हो और ये जो कहते हैं कि पैसों का पेड़ नहीं होता वो सब नादान लोग हैं। उन्हें सच्चाई का पता नहीं होता और इसलिए वो इस झूठ को सच मानकर बैठे रहते हैं, जबकि सच ये है कि पैसों का पेड़ होता है। अब ये उन्हीं लोगों को पता है जो लोग इसके अंदर घुस चुके हैं, जिन लोगों को इसकी पूरी जानकारी है कि यस पैसों का पेड़ होता है, ठीक है। तो आगे हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि वाकई में पैसों का पेड़ होता भी है या नहीं, है ना। चलिए।
मैंने सर की तरफ देखा, मेरी आंखों में अचानक से चमक आ गई थी। मुझे लगा जैसे मेरी सारी परेशानियों का यही समाधान है। मैंने उत्साहित होकर सर से पूछा, ये पैसे का पेड़ होता है तो हमें मिलता क्यों नहीं, हमें कहाँ से मिल सकता है? ठीक है, अब यहाँ पर इनके एक और सवाल थे कि भाई ये पैसों का पेड़ होता है तो हमें मिलता क्यों नहीं है ना, और हमें कहाँ पर मिल सकता है? सर बोले, पैसे का पेड़ तुम्हें तुम्हें मिलता नहीं है, तुम्हें उगाना पड़ता है। यस, पैसों का पेड़ हमें हर कहीं पर नहीं मिलता है, लेकिन पैसों का पेड़ हमको बनाना पड़ता है। ठीक है, उगाना पड़ता है। इस पेड़ को उगाने के लिए जमीन भी तुम्हें तैयार करना होती है, इसका बीज भी तुम्हें बनाना होता है। जमीन भी आपको ही रेडी करना है और उसका बीज भी आपको ही रेडी करना है। इसकी खाद भी तुम्हें ही बनानी होती है। ठीक है, देखो क्या क्या चीज चाहिए है पैसों का पेड़ बनाने के लिए। हमको जमीन भी खुद की चाहिए, बीज भी हमको रेडी करना है और खाद भी हम ही को बनानी है। इस पेड़ को सींचने के लिए पानी भी तुम्हें ही तैयार करना होता है। इस पेड़ को तैयार होने में वक्त लगता है और तो तुम्हें वक्त देना भी होता है। इस पेड़ की हिफाजत भी तुम्हें ही करनी होती है। और जब एक बार पेड़ तैयार हो जाता है, जब ये फल देने लगता है, तो वही फल पैसे बनकर तुम्हें मिलते हैं और तब तक मिलते रहते हैं जब तक तुम समझदारी से पैसे के पेड़ से पैसे लेते रहो और अपने पेड़ की हिफाजत करते रहो। तो ये सारी चीजें आप ही को करनी होती है। पर ये करना कैसे है ना? अब ये इन्होंने पूछा है कि भाई ये करना कैसे है। मैंने और वासु ने एक साथ अधीर होकर सवाल किया और सर ने कहा, धीरे धीरे पैसे इन्वेस्ट करके। ठीक, सर की बात सुनते ही हमारा पूरा जोश ठंडा हो गया था, क्योंकि हमारे पास पैसे होते ही नहीं थे, तो इन्वेस्ट करने के लिए हम पैसे कहाँ से लाए? ठीक है, तो क्या हुआ, इन्होंने सर की बात सुनते ही हमारा जो पूरा जोश था, जितनी सारी बातें सर जी ने कही थी, उनको सुनकर के इनका पूरा जोश ठंडा हो चुका था। ठीक है, क्योंकि अब क्यों हो गया था? क्योंकि भाई इनके पास पैसा तो थे नहीं, तो इन्वेस्ट कहाँ पर करेंगे, है ना? इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास पैसे हम कहाँ से लेकर आए? हमें हमेशा ही पैसे की कमी होती थी और इसलिए तो मेरा सवाल था कि पैसे की कमी कैसे खत्म करें। ठीक है, इनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए इनका सवाल ये था कि हम पैसों की कमी को खत्म कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सर हमारी मानसिक स्थिति को समझ चुके थे और उन्होंने हमारी तरफ देखा पर कुछ नहीं बोले। फिर बोर्ड के पास गए और वहां से एक गुलाबी रंग का चौक उठाया और उस बोर्ड पर लिखा। क्या लिखा? पैसे की कमी को कैसे खत्म करें, ये उन्होंने क्वेश्चन मार्क था। ठीक है, सामने बोर्ड रखा हुआ था। आपको पता है ना कि हम लोग स्कूल में बातें कर रहे हैं, हम उनकी स्टोरी को वहीं पर सुन रहे हैं। उनका स्कूल में ये सारी चीजें बातें चल रही है। ठीक है, सामने रखा था बोर्ड और बोर्ड पर उन्होंने चौक से लिखा, क्या लिखा? कि पैसों की कमी को खत्म कैसे करें। ठीक, चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद चलते हुए हमारे पास आए और सवाल किया, इसी बारे में सोच रहे थे ना? ठीक है, अब जो उन्होंने सवाल लिखा था, है ना, अब मास्टर जी जो सर जी थे वो चलते हुए किसके पास गए? गोविंद के पास गए और गोविंद से कहा कि तुम इसी के बारे में सोच रहे थे ना? हम दोनों ने हाँ में सर हिला दिया और सर ने कहा, चलो पहले इस बारे में बात करते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ठीक, लेकिन उसके पहले तुम मुझे एक सवाल का जवाब दो, तुम्हारे हिसाब से पैसे की कमी खत्म करने के लिए क्या करना होगा? अब वासु ने पहले जवाब दिया। ठीक है, तो पहले वासु ने जवाब दिया, और ज्यादा पैसे कमाने होंगे, है ना? फिर सर ने मेरी तरफ देखा, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा जवाब था ही नहीं। मैंने कहा, सर पैसे की कमी दूर करने के लिए ज्यादा पैसे कमाने होंगे तो सच ये है कि, लेकिन ये सच पूरा सच नहीं है। शायद कल के पहले मेरा जवाब भी यही होता। असल में कल तक मुझे यही लगता था कि अगर मुझे पैसे की कमी खत्म करनी है तो मुझे ज्यादा पैसे कमाना होगा। लेकिन पिछले 5 सालों में से हर साल मेरी इनकम बढ़ती आई है और हर साल मुझे पहले से ज्यादा पैसे की कमी लगती है। मैं कई बार ओवर टाइम भी करता हूँ, उससे पैसे भी ज्यादा मिलते हैं, लेकिन मेरी पैसे की कमी तो तब भी खत्म नहीं होती। ये बंदा इतना ओवर टाइम भी करता है, जॉब में अपना पूरा समय देता है, पैसे भी मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी पैसों की तंगी है। पैसे कहीं ना कहीं खर्च हो ही जाते थे, मतलब पैसे कभी हाथ में रहते ही नहीं थे। वासु की लगभग पूरी इनकम भी मेरे लिए ही खर्च हो जाती थी। तो इसलिए मुझे यही लगता है कि ज्यादा पैसे कमाना सिर्फ आधा जवाब है।
पर बाकी आधे जवाब के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, इनके पास जवाब नहीं है। मेरी बात को सुनकर वासु की सहमति में सर हिला रहा था और सर ने कहा वेरी गुड। ठीक है, अब उन्होंने अपना अपना जवाब दे दिया। सर जी ने कहा उसके बाद वेरी गुड। फिर सर ने कहना शुरू किया। अभी तक वासु और गोविंद दोनों अपनी अपनी बातों को बता रहे थे, अब सर ने स्टार्ट किया अपनी बातों को कहना। तुम दोनों ही अब तक ये तो समझ चुके हो कि सिर्फ इनकम बढ़ाने से तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। आपकी सैलरी चाहे कितनी ही मिल जाए, ठीक है, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, ठीक है, 60,000 आपकी सैलरी भी होगी, तब भी आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते। आपके खर्चे भी उतने ही बढ़ते जाएंगे और तब भी आपको लोन लेना ही पड़ता है और तब भी किसी ना किसी प्रॉब्लम में आप लोग फंस ही जाते हैं। तब भी हमारे पैसे खत्म हो जाते हैं, पैसों की कमी हमेशा होती ही रहती है। ठीक, समस्या तुम्हारी इनकम की नहीं, तुम्हारे खर्च करने की आदतें है। और ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं होता बल्कि दुनिया भर के लोगों की भी यही आदत होती है। जैसे ही लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे आते हुए दिखते हैं, लोग ये सोचने लगते हैं कि इन पैसों का क्या खरीदें। बिल्कुल सही बात। कई बार लोग पैसे आने के पहले ही उस सामान को खरीद लेते हैं। इस तरह से लोगों पर कर्ज भी हो जाता है और उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत ही भरपूर तरीके से होता है, आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, हम लोग पहले से ही एक्स्ट्रा सामान खरीदते हैं, उसके बाद हमको वो सारे पैसे हमको एक्स्ट्रा भी भरने पड़ते हैं। तो इस समस्या का समाधान एक ही है, अपने खर्चों को कम करना। अब जैसे ही लोगों से कहा जाता है कि आपको अपने खर्च कम करना है, तो दिमाग इस बात का विरोध करने लगता है। दिमाग इस बात को मानना ही नहीं चाहता है कि हम फिजूल खर्च कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल सही, हम खर्च किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग जो है वो बिल्कुल मानता ही नहीं है कि हम जो है फिजूल का खर्च कर रहे हैं, कहीं काम में हम अपनी चीजों को नहीं लगा रहे हैं। और इसलिए दिमाग में खर्च करने हम फिजूल हम फिजूल खर्च कर रहे हैं, इसलिए दिमाग में खर्च करने के नाम पर बहुत सी बातें आने लगती है। हम अपने आप से ही बात करते हैं कि हमारे खर्चे पूरे ही नहीं हो पाते और खर्च कम कहाँ से करें। हूँ कहना आसान है, लेकिन करना इतना आसान नहीं होता है। ओके, बिल्कुल सही बात है कि करना इतना आसान नहीं होता है। खुद तो पैसे वाले बनकर बैठे हैं और हमें ज्ञान दे रहे हैं। हमारी जगह हमारे खर्चे को चलाकर तो देखो तो पता चलेगा, हमारी इनकम ही कम है, आपको क्या पता। और ऐसी ही ढेर सारी बातें, बिल्कुल सही बात है ना। हमें भी कोई भी ऐसा ही कहता है, जब भी हम उनको ज्ञान देंगे, जब भी हम उनको कहेंगे कि पैसों का ज्यादा आप फिजूल खर्च कर रहे हैं तो आप उसको कम कर दीजिए, लेकिन हमारी बातें क्यों सुनेंगे लोग। ठीक है, लेकिन ये बातें हैं कि लोग भी कुछ इस तरीके की बातें कहते हैं जो इस यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कि खुद तो पैसे वाले बनकर बैठे हैं, मतलब अगर सामने वाले के पास इतना पैसा है, सारा चीजें सब कुछ है, ठीक है, बंगला गाड़ी जितनी भी सारी चीजें उनको चाहिए है, और हमें ज्ञान दे रहे हैं। मतलब तुम तो खुद करके बैठे हो और हमें ज्ञान दे रहे हो। हमारी जगह हमारे खर्चे को चलाकर तो देखो, तब पता चलेगा, है ना। अगर आप हमारी जगह पर होते तब आपको पता चलता है कि हमारी स्थिति अभी क्या है। ठीक है, हमारी इनकम ही कम है, जितनी भी सैलरी मिल रही है वो तब भी ये कहेंगे कि हमारी इनकम ही कम है। आपको क्या पता। और ऐसी ही ढेर सारी बातें होती है। अब दिमाग चाहे कितना भी विरोध कर ले, लेकिन थोड़ा सोचने पर हर इंसान ये समझ सकता है कि पैसे की कमी खत्म करने के लिए ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत है और पैसे कम खर्च करना। ये सुनकर श्रेया ने सवाल किया। अब श्रेया भी बोली, ठीक है, अब श्रेया ने सवाल किया, लेकिन अपने खर्चों को कम कैसे करें, हमारे खर्चे तो बहुत सारे हैं। और आपको पता ही होगा कि जितने भी फीमेल्स है, जितने भी गृहिणी हैं, उनके भी खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक, तो श्रेया ने सवाल पूछा कि लेकिन हम अपने खर्चों को कम कैसे करें। पैसे बचाने की कोशिश तो हमने पहले से भी की है, लेकिन हम उसमें सफल नहीं हो पाते। कई बार महीने के आखिरी तारीख आते आते घर में इतने पैसे नहीं बचते कि जरूरी सामान भी खरीदा जा सके। सर ने कहा, ये एक सही सवाल है जो कि प्रैक्टिकल भी है, और इसका जवाब ये है कि तुम्हें पैसे बचाने की कोशिश करना भी नहीं है, तुम्हें कोशिश करना है कि पैसे को मैनेज कैसे करें।
ठीक, मैं कुछ समझा नहीं, ठीक है, मैंने अपनी बात रखी। अब इन्होंने अपनी बात रखी क्योंकि इनको कुछ समझ में नहीं आया। सर ने अपनी बात समझाते हुए कहा, लोगों के पास पैसों की कमी होती है, उनमें इनकम की समस्या तो लगभग कभी नहीं होती। जो खर्च होते हैं वो इसलिए ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि लोग गलत जगह और गलत वक्त पर गलत चीजों को के लिए अपने पैसे खर्च कर देते हैं। देखो, तुम्हें समझना होगा कि दुनिया के अधिकतर लोग जो पैसा खर्च करते हैं उस खर्च को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक खर्च होता है, दूसरा जरूरत का खर्च, और दूसरा होता है चाहतों का खर्च। जरूरत की बात की जाए तो इसमें देखो, अब जरूरत की बात क्या क्या हो सकती है, जिसमें क्या क्या आता है, रोटी, कपड़ा, मकान, स्कूल की फीस, दफ्तर आने जाने का किराया। ठीक है, ये है हमारा जरूरत का खर्चा। ठीक है, रोटी सबको चाहिए, है ना, राशन पानी सबको चाहिए, मकान, आपको घर भी चाहिए है। ठीक है, स्कूल की फीस, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों की फीस भी चाहिए। अब आप अगर ऑफिस जाते हैं तो आने जाने का किराया, आपका पेट्रोल वगैरह, इन सब का किराया खर्चा, दवाई, और ऐसे वो खर्च आ जाते हैं जिसे अगले महीने पर नहीं टाला जा सकता। ठीक है, आप इसको नहीं टाल सकते कि आप इसको अगले महीने करोगे। ये ऐसे खर्च होते हैं जिनको ना करने से जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतर भी सकती है। बिल्कुल सही। बात करें चाहतों को, तो इसमें हर वो खर्च शामिल हो सकता है जिसकी जरूरत नहीं होती पर दिल को ये काम करने में खुशी का एहसास होता है, या फिर इसे हम करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम श्रेया को घुमाने ले जाना चाहते हो, ये तुम्हारी चाहत है ना, घूमना फिरना भी एक हमारी चाहत होती है, पर जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम जा रहे हैं। ठीक, तुम उसे नए कपड़े दिलाना चाहते हो लेकिन उसके पास जरूरत भर से ज्यादा कपड़े हैं, तो ये तुम्हारी चाहत है, जरूरत नहीं, है ना, ये आपकी इच्छा हो रही है लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। तुम बाहर जाना चाहते हो, पर जबकि श्रेया भी घर में खाना बना सकती है ना, ये तुम्हारी चाहत है लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूं कि चाहते बुरी होती है, या इंसान को सिर्फ जरूरतों की चिंता करना चाहिए और चाहतों को पूरी तरह से नकार देना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो वो शायद पैसों को बचा लेगा लेकिन खुश कभी नहीं रहेगा। कई बार अपनी उदासी से हताश होकर वो व्यक्ति बचाए हुए पैसे को एक बार में ही खत्म कर सकता है। तो समाधान है इन दोनों ही खर्चों का एक बैलेंस बनाना, और उसमें भी ज्यादा जरूरी है अपनी चाहतों और जरूरतों के अंतर को समझना। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। इसके बाद हम जानेंगे कि ऐसा क्या है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि भैया ये चाहते हैं लेकिन हमको चाहत भी तो पूरी करनी होती है, कभी कभी इच्छा होती है, लेकिन कैसे समय पर करना है ये भी हम सभी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम ऐसे समय पर कभी नहीं कर सकते कि जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको पूरा कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं। उसका भी तरीका है, आपकी भी चाहत पूरी हो सकती है, लेकिन कैसे हो सकती है वो भी हम इसी स्टोरी में पढ़ेंगे। ठीक, खुद की चाहतों और जरूरतों का ये अंतर समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मेरी चाहतें और जरूरतें तुम्हारी चाहतों और जरूरतें से अलग हो सकती है। साथ ही जब तक एक इंसान को अपनी चाहतों और जरूरतों का पता नहीं होगी, तब तक पैसे मैनेज करना भी आसान नहीं होगा। और अगर इंसान पैसे मैनेज नहीं कर सकता तो पैसे बचा भी नहीं सकता। अब वासु ने सवाल किया, सर, क्या हम पैसे मैनेज करके अपनी जरूरतों और चाहतों को पूरा करते हुए पैसे बचाने और इन्वेस्ट करने में कामयाब हो सकते हैं? ठीक है, किसमें? पैसे बचाने में और पैसे को इन्वेस्ट करने में क्या हम कामयाब हो सकते हैं? सर का जवाब था, सिर्फ पैसे मैनेज करके ही कोई भी अपनी जरूरतों के चाहतों के साथ पैसे बचाने और इन्वेस्ट करने में कामयाब हो सकता है। उसके सिवा दुनिया में कोई तरीका ही नहीं है जिसके जरिए कोई अपनी जरूरतों को पूरा कर सके और अपने पैसे को बचा सके या इन्वेस्ट कर सके। जरूरत होती है पैसे मैनेज करने के सही नियम को समझने की। इस नियम का मूल मंत्र इतना ही है कि जब भी घर में पैसे आए तो उसके 3 हिस्से कर दो। ठीक है, क्या बात कही है कि जब भी आपके घर में पैसे आए तो उसके 3 हिस्से कर दो। ठीक है, एक हिस्सा बचत का होता है, दूसरा हिस्सा जरूरत का होता है, और तीसरा हिस्सा होता है चाहतों का। ठीक है, आपको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, इसको आप लिख लेंगे।
इन तीनों हिस्सों को जिस दिन आपके घर पैसे आते हैं, तनख्वाह आती है, उसी दिन अलग कर देना है। और सबसे पहले बचत के पैसे निकाल कर अलग रख देना है। और फिर इन पैसों को कभी अपने व्यक्तिगत कामों के लिए खर्च नहीं करना है। इस बचत के पैसों को सिर्फ इन्वेस्ट करना ही कुछ नहीं। जब पैसों को बचाने और इन्वेस्ट करने का काम कर लिया है, तो अपनी जरूरतों को प्लान करना और उसके बाद अपनी चाहतों के बारे में सोचना है। बचत की बात करें तो कोशिश करो कि अपनी इनकम का 20% बचा लो। ठीक है, जब बचत की बात करेंगे आप, तो कोशिश आपको ये करना है कि जितनी आपकी इनकम है उसका 20% आपको बचाना है। ठीक है, 50% पैसे अपने जरूरतों पर खर्च करो और बचा हुआ पैसा 30% पैसा अपनी चाहतों पर खर्च करो। ठीक है, ये बहुत ही सीधा और आसान सा नियम है। और एक बार किसी ने चाहतों और जरूरतों और बचत को अलग करना सीख लिया, तो उसके लिए ये सब बहुत आसान हो जाएगा और उसे जिंदगी में कभी पैसों की कमी ही नहीं हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा हमें एक सबक मिला है कि हमें पैसों को किस तरह से बचाना है। ठीक है, तो आज हमने ये सारी चीजें सीखी है। इसके आगे का अभी हम इसके आगे का अभी हम पार्ट 2 में इसी को लेते हैं। ठीक है, तो इसके आगे का बिल्कुल भी देखना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आज का सेशन जो भी हम इसको ले रहे हैं। ओके, चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू।